हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। तो बच्चों, आज हमारे पास सॉल्यूशंस की एक क्लास है जिसमें हम लोग जेईई में पूछे गए प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सॉल्यूशंस में वैसे मेंस तक कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते। जितने कॉन्सेप्ट्स हमने क्लासेस में क्लियर किए हैं बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस न्यूमेरिकल वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके वो दे देगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स पूरे वही है जो हमने बोर्ड के लिए पढ़ा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ये। देखो, ये वाला क्वेश्चन 2016 में जेईई मेंस में पूछा गया था। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर हमारे पास पानी है यानी कि वाटर है और वाटर का मास कितना है 178.2 ग्राम्स। कितना है 178.2 ग्राम्स। उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज। क्या ऐड कर रहे हैं? ग्लूकोज C6H12O6 और 18 ग्राम ऐड कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि जब हमने उस पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाया तो बताओ उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पीएस क्या होगा। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पीएस क्या होगा। तो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो पीएस के लिए जो हम लोग निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है P10 माइनस पीएस बाय P10। P10 माइनस पीएस बाय P10 इज इक्वल टू Chi2 के इक्वल होता है। इक्वल टू Chi2 के इक्वल होता है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो देखो, प्योर पानी के अंदर ग्लूकोज डाला, प्योर पानी का यानी कि वेपर प्रेशर P10 क्या होगा? वो होता है 760। देखो, टोर में आंसर निकालना है ना, तो P10 लेंगे 760 टोर, क्योंकि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 टोर। कितना होता है? 760 टोर। अब मुझे Chi2 चाहिए, मुझे P10 पता है, बस Chi2 निकाल लेते हैं, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, Chi2 क्या हो जाएगा? Chi2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, यही तो होगा Chi2। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो, N2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का मास 18 ग्राम बाय सॉल्वेंट का मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ठीक है, वही N1 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास जो कि है 178.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास यानी कि क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। तो N2 की वैल्यू पता है, N1 की वैल्यू पता है, पुट करते जाओ, क्या हो जाएगा ये 18/180 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, 18/180 प्लस 178.292 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आएगा 0.1, ये आएगा 0.1 और ये आ जाएगा मेरे पास 9.9। क्या आ जाएगा? 9.9। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 9.9। ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 9 बाय 9.9 यानी कि 0.1 बाय 10 यानी कि 0.01। तो मोल फ्रैक्शन Chi2 कितना आ गया? 0.01। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि हमें PS कैलकुलेट करना है। P10 मुझे पता है 760 टोर, Chi2 मैंने निकाल लिया, तो बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे। Chi2 हमें पता है कितना है 0.01, P10 हमें पता है, PS की वैल्यू निकालनी है, बस वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही करते हैं। देखो, P10 माइनस PS बाय P10 ये इक्वल होगा किसके? Chi2 के, और Chi2 क्या था? 0.01।
अब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760, तो 760 माइनस PS डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू 0.01। इस 760 को इधर ले जाओ तो 760 माइनस PS इज इक्वल टू 7.6। PS की वैल्यू क्या हो जाएगी 760 माइनस 7.6 यानी कि 752.4 टोर। क्या हो जाएगी 752.4 टोर। यानी कि जब हमने ग्लूकोज को पानी में डाला तो उसने बोला था कि 18 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाल रहे हैं, तो बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। प्योर पानी का वेपर प्रेशर हमें पता है 760 टोर। सॉल्यूशन का निकालना है, Chi2 निकाल लेते। Chi2 कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो N2 आया सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूट का मोलर मास, N1 आया सॉल्यूट का मास प्लस बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। उसको कैलकुलेट कर लिया तो मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.01। कितना आया 0.01। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, P1 नॉट पता था, PS निकाल लिया, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया 752.4 टोर। कितना आया 752.4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि जेईई के एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2016 में। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना था एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर सॉल्व करना था। जल्दी से बताओ सभी को क्लियर है, देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देन हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनाया, हमने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ग्राम वाटर लिया और उस 100 ग्राम वाटर में हमने डाला 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाला 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जब हमने ऐसा किया ना तो हमने देखा जब भी हम लोग एक लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जब 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। और बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, वो बढ़ा 2 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी हुई, वो हुई 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, एक तरीके से डिफरेंस है ना। अब चाहे वो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, एक ही बात होती है ना। चाहे तुम 275 केल्विन माइनस 273 करोगे तब भी 2 डिग्री आएगा, चाहे तुम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तब भी 2 डिग्री आएगा। तो डिफरेंस चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, बात एक ही होती है। तो डेल्टा टी भी उसने बता दिया। वो बोल रहा है कि एज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वो बोल रहा है सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल से बहुत ही कम है, सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मोल से बहुत ही कम है। बताओ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, PS क्या होगा, हमें बताना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो उसने हमें एक हिंट दे दिया कि सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट से बहुत ही कम है। तो देखो अब यहाँ पे मुझे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जानने के लिए फिर से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे जाना होगा, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर का हमें पता होता है, हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होते हैं। और सॉल्यूट के मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें गिवन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे निकाल सकते हैं। यानी कि देखो डेल्टा टीबी क्या होता है, KB इंटू मोलालिटी, यानी कि KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 100 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, kg में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब डेल्टा टीबी कितना है देखो बच्चों, डेल्टा टीबी है 2 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस। केबी है 0.76, 0.76। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय N2। जब इसको सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी ना कैलकुलेट करके। N2 क्या हो जाएगा? 2 बाय 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे 0.263। क्या आएंगे? 0.263। यानी कि उसने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें दी थी ना, उससे हमने ये निकाल लिया कि सॉल्यूट डाला कितना। अब अगर ये पता लग गया कि सॉल्यूट डाला कितना तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके। चलो देखते हैं कैसे, है ना। मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे निकालना है पीएस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? P1 नॉट माइनस पीएस बाय P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2, यानी कि N2 बाय N1 प्लस N2। अब देखो बच्चों, उसने हमें यहाँ पे बोला था कि N1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है N2 से, तो मैं यहाँ पे नीचे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ ना, यहाँ पे मैं नीचे N2 को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि N1 की वैल्यू उसने बोली थी N2 से बहुत ज्यादा है, यानी कि N2 बाय N1 के ये इक्वल हो जाएगा। तो P1 नॉट माइनस पीएस बाय P1 नॉट N2 बाय N1 के इक्वल होगा। अब देखो N2 पता है हमें कितना है, वो है 0.263। N1 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास। सॉल्वेंट का मास था 100, तो 100 बाय 18, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? N2 बाय N1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5.55। कितना आ जाएगा? 5.55। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब यहां पे जो हमें वेपर प्रेशर निकालना है, वो mm ऑफ Hg में निकालना है, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 760। तो P1 नॉट माइनस PS इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 0.263 बाय 5.55, यानी कि 760 इंटू 0.263 बाय 5.55, और ये आ जाएगा 36 के इक्वल। यानी कि P1 नॉट माइनस PS किसके इक्वल आ जाएगा? 36 के इक्वल आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं कर रहे, मुझे PS निकालना है। प्योर पानी का वेपर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। N2 बाय N1 मुझे पता था, बस P1 नॉट को इधर ले गई, तो P1 नॉट इंटू N2 बाय N1। तो यहां से क्या आ गया? P1 नॉट माइनस PS आ गया 36। मुझे क्या चाहिए? PS चाहिए। तो PS क्या हो जाएगा? P1 नॉट माइनस 36, यानी कि 760 माइनस 36, यानी कि 724 mm ऑफ Hg। 724 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया 724 mm ऑफ Hg, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी थी दूसरी वाली, कौन सी दी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके पहले हमने सॉल्यूट के मोल्स निकाले, एंड देन सॉल्यूट के मोल्स का यूज करके हम लोगों ने वेपर प्रेशर निकाला। वेपर प्रेशर कैसे निकाला? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके निकाला। और ये क्वेश्चन 2012 में जेई में पूछा गया था, तो इसलिए काफी सिंपल क्वेश्चन था। बस उसने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट कर दिया, और हमें ये पता होना चाहिए था कि दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे आपस में रिलेट करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेनरीज लॉ पे बेस। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। उसने बोला है कि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर। हमने क्या किया है? नाइट्रोजन गैस को पानी में डाला है, और जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में डालते हैं तो कौन सा लॉ लगाते हैं? हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है 10 टू द पावर 5 ATM, यानी कि उसने बोला है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 ATM। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर में उसने दिया है ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, ये वाला मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होता है। तो आपको डायरेक्टली 0.8 पुट नहीं करना, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाला वेपर, सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन होता है। अगर डायरेक्टली 0.8 पुट कर दोगे तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को एयर के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है वो गिवन है, यानी कि आपको वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो गिवन है। और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है 0.8, सॉरी यहां पे हमारे पास y ऑफ N2 कितना गिवन है 0.8, टोटल प्रेशर कितना गिवन है 5 एटमॉस्फेयर इंटू 5, ये क्या आ जाएगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर। क्या आ जाएगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर आएगा 4 ATM 4 एटमॉस्फेयर। क्या आ जाएगा 4 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब देखो उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी आ गया 4 एटमॉस्फेयर। तुम उस गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना, उस गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्वेश्चन में उसने जो मोल फ्रैक्शन दिया था ना वो एयर में दिया था, यानी कि उसने y की वैल्यू दी थी, y दिया था, उस y से फिर मैंने उसका पार्शियल प्रेशर निकाला, और पार्शियल प्रेशर भी मुझे पता है, KH भी मुझे पता है। अब मैं उस गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं उस गैस का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ। उसने बोला कि बताओ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर। वो बोल रहा है कि 10 मोल पानी में कितना N2 डिसॉल्व्ड है, यानी कि मुझे यही तो बताना है कि सॉल्यूशन में कितना N2 डिसॉल्व्ड है अगर पानी के 10 मोल्स है तो, यानी कि सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन बताना है ना, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी कि मुझे काई ऑफ गैस की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, काई ऑफ गैस की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो काई गैस क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मोल फ्रैक्शन तो आ गया गैस का 4 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि मैं बोल सकती हूं कि हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स नाइट्रोजन 1 मोल पानी में है। मैं बोल सकती हूं कि मेरे पास इतने मोल्स नाइट्रोजन 1 मोल पानी में है। वो बोल रहा है कि 10 मोल पानी में कितने नाइट्रोजन होंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन का यही तो मतलब है कि अगर N1 1 ले लूं, N2 तो बहुत ही छोटा है, नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे से, है ना। काई ऑफ गैस क्या होता है N2 बाय N1 प्लस N2, N2 बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस N2 बाय N1 की वैल्यू पता है ना, यानी कि अगर N1 1 ले लूं तो 1 मोल पानी में 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स नाइट्रोजन होंगे। तो 10 मोल पानी में कितने नाइट्रोजन होंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -4 नाइट्रोजन होंगे। कितने मोल्स होंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्वेश्चन आपके जेई के एग्जाम में 2009 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम में 2009 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन बेसिकली हेनरीज लॉ पे बेस्ड था। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार शॉर्ट में। उसने बोला कि अगर नाइट्रोजन को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 10 टू द पावर 5। और उसने बोला कि जो एयर के अंदर, उसने बोला कि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है, यानी कि y इंटू N2 है, वो है 0.8 एटमॉस्फेयर। अब वो बोल रहा है कि बताओ कि नाइट्रोजन के 10 मोल पानी में कितने मोल्स होंगे, यानी कि नाइट्रोजन का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बताना है, यानी कि मुझे काई N2 निकालना है, सॉल्यूशन में उसका काई निकालना है।
ठीक है, बता रही हूं, दोबारा ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन में उसका हमें काई गैस निकालना है, पार्शियल प्रेशर मुझे चाहिए था, KH मुझे गिवन था। अब उस नाइट्रोजन का पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाला हमने? वो हमें वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन गिवन था उससे निकाला, क्योंकि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर था, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब पार्शियल प्रेशर आ गया, KH गिवन था, गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। हम लोगों ने गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और वो आया 4 × 10⁻⁻5। अब कितना छोटा मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि N2 की वैल्यू सॉल्यूशन में बहुत ही कम है। तो मैं मोल फ्रैक्शन को लिख सकती हूं N2/N1, यानी कि 1 मोल पानी में 4 × 10⁻⁻5 मोल्स नाइट्रोजन होंगे। लेकिन उसने 10 मोल पानी में पूछा है, उसने 10 मोल पानी में पूछा है, तो 10 मोल वाटर में कितने होंगे? 4 × 10⁻⁻5 × 10, यानी कि 4 × 10⁻⁻4 मोल्स नाइट्रोजन के होंगे। क्या होंगे? 4 × 10⁻⁻4 मोल्स नाइट्रोजन के होंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो मोल फ्रैक्शन गिवन है ये सॉल्यूशन का नहीं लेना था, उसने एयर में गिवन है, यानी कि वेपर फेज का था, और उससे फिर पार्शियल प्रेशर निकालो, पार्शियल प्रेशर वहां पुट करो, वहां से काई निकालो, एंड देन काई से आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को घुमा के आपको दिया हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक बार क्विज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्विज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, आपके पास ये चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें डेल्टा टी भी निकालना है और मोलालिटी दी है 2 मोलल और हमें के भी दिया है 0.5। तो 0.5 × 2 डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन था द एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी कि Kb की वैल्यू गिवन है, कितनी थी? 2.52। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स एट 1.25 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन, यानी कि उसने डेल्टा Tb गिवन है कितना? 0.125। Kb कितना गिवन है? 2.52। उसने मोलालिटी पूछी है, तो बस डिवाइड कर देंगे 0.125 बाय 2.52, ये आ जाएगा 0.05, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। बुक्स में बहुत लंबे लंबे मेथड दिए होते हैं, लेकिन जब मैंने क्लास में पढ़ाया था वहां पे भी फॉर्मूला से मेथड सॉल्व करना सिखाया था, तो बस वैसे ही करेंगे। देखो उसने बोला कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस when 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम बेंजीन। वो बोल रहा है कि हमने 20 ग्राम बेंजीन C6H6 लिया और उस 20 ग्राम बेंजीन में मैंने 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड डाल दिया, और जब ऐसा किया तो जो डेल्टा TF था
फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो गया, 0.45 डिक्रीज हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये पानी में जाके डाइमराइज हो रहा है, यानी कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और बना रहा है CH3COOH होल ट्वाइस। ठीक है, वो बोल रहा है कि बताओ कितना परसेंट एसोसिएट होगा, यानी कि परसेंटेज अल्फा क्या होगी, यानी कि मुझे परसेंटेज अल्फा चाहिए, है ना। अब हमें पढ़ा हुआ फॉर्मूला एसोसिएशन के लिए, अल्फा क्या होता है, I-1 बाय 1/n-1, I-1/1/n-1। अब अल्फा निकालना है, तो देखो अगर I पता लग गया, 1/n क्या होगा, डाइमर है तो 1/2 हो जाएगा, जब ट्राइमर होता है तो 1/3 हो जाता है, जब टेट्रामर होता है तो 1/4 हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे बस I की वैल्यू निकालनी है, I यहाँ पे पुट करना है, मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो बस वही करते हैं, है ना। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने ऐसे। देखो डेल्टा TF क्या होगा, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF कितना है, 0.45, I मुझे निकालना है, KF कितना है, 5.12, क्या है, 5.12। अब मोलालिटी क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.2। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60। मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, 20 ग्राम, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आएगी 0.527, यानी कि वैन टॉप फैक्टर आ गया क्या, 0.527। लेकिन मुझे वैन टॉप फैक्टर नहीं निकालना था, मुझे तो अल्फा निकालना था। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे I चाहिए था, I निकाल लिया है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0.527 - 1 डिवाइडेड बाय 1/2 - 1, यानी कि हो जाएगा -0.473 डिवाइडेड बाय -½ यानी कि 0. माइनस से माइनस कैंसिल, 0.473 इंटू 2, 0.473 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.944, यानी कि अल्फा कितना आएगा, 0.944। तो अगर मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा, 94.4%। यानी कि कितना परसेंट एसिटिक एसिड एसोसिएट करेगा, 94.4%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें देखना था कि फॉर्मूला कौन सा लगाए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने क्लास में सॉल्व किए हुए हैं। 2017 में जेईई मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल रहे हैं, वो डाइमराइज कर रहा है, कितना डाइमराइज कर रहा है ये बता दो। उसका उसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया, उससे हमने वैन टॉप फैक्टर निकाला। वैन टॉप फैक्टर से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो अल्फा की वैल्यू आ गई, है ना। क्या आया, और 94.6%। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब ये क्वेश्चन 2017 में जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो अगर क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर भी आ ही जाएगा, है ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सोचो एडवांस के पेपर में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। बस समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। उसने बोला है कि द प्योर वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन एंड 1 बार। जो प्योर पानी है वो 273 केल्विन पे और 1 बार पे फ्रीज हो रहा है। वो बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बदल गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो KF की वैल्यू है वो कितनी है, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी कि उसने KF दे दिया। KF कितना था, 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। उसने बोला कि एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम इथेनॉल टू 500 ग्राम वाटर, W2 कितना है, 34.5 ग्राम,
W1 सॉल्वेंट का मास कितना है 500 ग्राम। वो बोल रहा है कि द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वो बोल रहा है कि जो फिगर गिवन है ना वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है, तो बताओ कौन सा कर्व करेक्ट है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की गई हो, है ना। हमें देखना है कि कौन सा इसमें से ग्राफ करेक्ट है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई हो। यानी कि बेसिकली मुझे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ के बारे में बात करनी है। तो पहले तो डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं ना, पहले तो डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो डेल्टा टीएफ क्या होता है, ये होता है केएफ इंटू मोलालिटी। केएफ कितना था 2, ठीक है। उसके बाद W2 कितना था 34.5, W1 मोलर मास कितना है सॉल्यूट का 46, सॉल्वेंट का मोलर मास है 500 ग्राम इंटू 1000, यानी कि डेल्टा टीएफ कितना आया 3, कितना आया 3। यानी कि हमारे पास ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना बदल रहा है, वो 3 केल्विन से बदल रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन से चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 3। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू 3। अब प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था 273, तो 273 माइनस टीएफ की वैल्यू 3 के इक्वल है, यानी कि टीएफ क्या हो जाएगा 270, क्या हो जाएगा 270, और टीएफ नॉट कितना हो जाएगा 273। यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 270 और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 273। अब ग्राफ में देखो यहां 270 और 273 है, यहां 271 और 273 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 270 है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा कर्व करेक्ट है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, कौन सा कर्व करेक्ट है। हमें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कर्व देखना है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसमें तो कम हो रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसमें बढ़ रहा है तो ये करेक्ट हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें बिल्कुल सही दिया हुआ है जो हमने निकाला हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली 2017 में जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, हमें ये पता है कि यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, उसने बोला है कि कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ 0.500 मोलर इथेनॉल। उसने बोला है कि तुम एक इथेनॉल का सॉल्यूशन लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.500 मोलर। फिर वो बोल रहा है कि तुम मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल्ट वाइज का सॉल्यूशन लो और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, है ना। और फिर वो बोल रहा है कि एक KBr का सॉल्यूशन लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.250। फिर वो बोल रहा है तुम Na3PO4 का सॉल्यूशन लो और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.125, है ना। अब उसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, या फिर इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा, या फिर इसका सबसे ज्यादा है, यानी कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, हमें पाई मेजर करना है, ठीक है। तो देखो पाई क्या होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वैन ऑफ फैक्टर और कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो वैन ऑफ फैक्टर और कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन और वैन ऑफ फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सबके पाई आ जाएंगे, उसको बस कंपेयर कर लेंगे आपस में, है ना। तो देखो इथेनॉल के लिए I की वैल्यू होती है 1,
क्योंकि ये एक ही, ये इथेनॉल के लिए आई की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि ये एक ही हमारे पास, ये डिसोसिएट ही नहीं होता ना, तो इसके लिए आई और सी का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0.500, है ना। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट डिसोसिएट होके क्या देता है 3 मैग्नीशियम 2 प्लस 2 PO4 3 माइनस, है ना, यानी कि टोटल कितने आयंस दे रहा है 5 आयंस। तो इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 5, आई की वैल्यू हो गई 5, तो आई और कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या हुआ 0.1 इंटू 5 यानी कि 0.5, क्या हो गया 0.1 इंटू 5 यानी कि 0.5, तो इसके लिए भी 0.5 आया, इसके लिए भी 0.5 आया। अब केबीआर के लिए देखते हैं, केबीआर डिसोसिएट होके कितने आयंस देता है K प्लस प्लस Br माइनस, यानी कि I की वैल्यू हो गई 2, क्या हो गई I की वैल्यू हो गई 2, तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा 0.500, तो इसके लिए भी 0.500 आया I और C का प्रोडक्ट। अब इसके लिए देखते हैं Na3PO4 क्या देगा 3 Na प्लस आयन और 1 फॉस्फेट आयन, यानी कि I की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अगर I की वैल्यू 4 हो गई तो पाई क्या हो जाएगा I इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.125 यानी कि 0.125 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.500। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इन सब के लिए I और C का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, इन सबके लिए I और C का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सबके लिए ही 0.5 आया है। और अगर I और C का प्रोडक्ट सेम है यानी कि सबका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा। ठीक है बच्चों, इन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा, क्योंकि इनके आई और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, और वो सेम तो आर भी कांस्टेंट था, टी भी कांस्टेंट था, पाई भी सेम आएगा ना, तो इन सबका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 2014 में जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट लगाना था और अपने आंसर को कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं हमारी क्विज के क्वेश्चंस पे। तो 2 क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन था, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन लोअर। तो देखो पाई जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पाई बढ़ेगा। अब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसका पाई भी कम होगा, यानी कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2, उसके बाद टेम्परेचर गिवन है 300, आर की वैल्यू गिवन है 0.082, पाई निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, और कैलकुलेट करके आएगा 4.92 एटमॉस्फेयर। क्या आ जाएगा 4.92 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने कुछ जेईई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस और भी बचे हैं, तो अगले सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।